हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमारी जो कंट्री है या फिर हम लोगों को पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और अगर आपको सेकंड पार्ट देखना हो तो मेरे आई बटन पर क्लिक करना या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें बेसिकली यही पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट होता है, ये जो वर्ड है पार्लियामेंट, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का हमारी कंट्री में क्या रोल होता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन रहेंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है, क्या रोल होता है और ये इसका क्या मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो वी नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर ये जो पहला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन ही पूछ लिया है सीधा कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोग क्यों डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब लोग क्यों डिसाइड करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ा वर्ड तो अजीब लगता है, बट इसका जो मतलब है वो हम लोग इस पैरा के थ्रू समझेंगे। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन दिस एंड दिस। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई थी, इंडिपेंडेंट बनी थी। प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। ठीक है, ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड था। ठीक है, बहुत लंबा समय था जिसमें हम लोगों को मिलकर स्ट्रगल करना पड़ा था, अपनी मेहनत से लड़ाई करनी पड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, और जितनी भी सोसाइटी के लोग थे सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, इसके टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम वेरियस मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सॉरी स्टार्ट करते हैं दोबारा। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, ऊंची नीची कास्ट, सारी बैकग्राउंड से जितने भी थे उन सब से लोग आए थे, उन्होंने अपना स्ट्रगल किया था और इंस्पायर हुए थे। इंस्पायर मतलब किसी से कुछ सीखना। ठीक है, ये जो फ्रीडम का आइडिया था इसको सीखना था उन्हें, उसे उन्हें पाना था, इसे फ्रीडम के आइडिया को, इक्वालिटी को, एंड पार्टिसिपेंट इन डिसीजन मेकिंग। और ये जो डिसीजन निकलते थे रोज़ की रोज़, जैसे कि ट्रेन बनवानी है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, तो इसमें भी लोगों को पार्टिसिपेट करने की जिज्ञासा थी, उन्हें भी पार्टिसिपेट करना था इन चीज़ों में। अंडर कॉलोनियल रूल, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है कॉलोनियल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। कॉलोनियल मतलब होता है जब एक कंट्री जब किसी के रूल में होती है। ठीक है, तो अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है, इंडिया भी किसी के कब्जे में थी। कौन था? ब्रिटिश थे। ठीक है, जब इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में थी, द पीपल हैड लिव इन द फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमारे जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में रहते थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और हम लोग ज़्यादातर उन वो जो जितने भी डिसीजन बनाते थे उनसे हैप्पी नहीं थे। ठीक है, खुश नहीं थे। जैसे उन्होंने बताया कि अगर तुम लोग खेती करोगे तो आधी खेती हमें चाहिए, ये करोगे वो करोगे तो आधा सामान मुझे चाहिए। तो इन जो ये जो वो लोग डिसीजन बनाते थे इनसे हम लोग बिल्कुल खुश नहीं होते थे। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज डिसीजन। बट हम लोग जब इनके खिलाफ जाते थे, ठीक है, उन डिसीजन के खिलाफ जाते थे जो कि ब्रिटिश ने निकाले थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें उनके एंगर को देखना पड़ता था, वो जो हमारे साथ करते थे। ठीक है, हमें हम पर अत्याचार करते थे। ठीक है, द फ्रीडम दे ट्राई नहीं द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। अब जो हमारे मन में ये जो फ्रीडम की भावना थी इसने इस मूवमेंट को चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। ठीक है, तो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब देख लेते हैं यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है नेशनलिस्ट, जो हमारे नेशन के लिए खड़े हो, नेशन मतलब हमारी कंट्री के लिए खड़े हो। अब हमारी कंट्री के लिए कौन खड़े होंगे? हमारे लीडर्स। ठीक है, तो हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने इन्हें ओपनली खुला होकर इन्हें क्रिटिसाइज किया, इनके खिलाफ गए वो। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने गए ये लोग और अपनी खुद की अपनी डिमांड मांगने लग गए। ठीक है, एज फार एज 1885, the Indian National Congress demand that there be elected member in the legislature with a right to discuss the budget and ask question। ठीक है, अब क्या हुआ, 1885 जब आया, ठीक है, तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी, ठीक है, ये एक पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने डिमांड किया कि ना इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर। ठीक है,
जो लेजिस्लेचर है उसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, लेजिस्लेचर मतलब मैंने ये फर्स्ट जो चैप्टर था आपकी क्लास का उसमें ये बता रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करेंगे उस पर भी मिल जाएगा। तो उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि लेजिस्लेचर क्या होता है। तो इसे अभी ऐसे ही कंटिन्यू करता है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, ये क्या है, एक पार्टी है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पार्टी। उन्होंने क्या बोला कि हमें ना जो लेजिस्लेचर है इलेक्टेड चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स आएंगे, ठीक है, जितने भी लोग आएंगे लेजिस्लेचर में, वो कौन से होने चाहिए, हमारी तरफ से चुने जाने चाहिए, विथ अ राइट टू डिस्कस बजट। और उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो हमारा बजट जो है, जो कि फरवरी 1 में निकलता है, वो उसके बारे में डिस्कस कर पाए और उसके खिलाफ क्वेश्चन भी रच पाए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउ सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, उन्होंने 1909 में एक एक्ट निकाला। क्या था उस एक्ट में, अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसने क्या अलाउ किया था, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा होने के लिए लेजिस्लेचर में। अब 1990, ठीक है, 1909, और हमारी कंट्री कब आज़ाद हुई थी, 1947 में। तो ये तो बहुत पहले की है। यहाँ पर तो अभी भी हमारे ऊपर ब्रिटिश ही रूल कर रहे होंगे ना। हाँ, तो इस समय ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो हमने ब्रिटिश के सामने बोला था कि हमें क्या चाहिए, हमें ना हम लोगों के भी लोग खड़े होने चाहिए लेजिस्लेचर में, ताकि वो हमारी कंट्री का बजट संभाल सके, वो भी अपने क्वेश्चंस उठा पाए। तो ब्रिटिश ने क्या कहा था, उन्होंने इनकी बात मान ली थी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों तक स्ट्रगल किया था इसके खिलाफ, तो उन्हें माननी पड़ी थी। अब ये जो डिमांड्स आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट जगह से, तो उन्हें क्या करना पड़ा था, ब्रिटिश को कुछ लोगों को लेना पड़ा था इंडिया में से, जो कि लेजिस्लेचर में खड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों को लिया, बट उन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट। ठीक है, उन्होंने सारे एडल्ट जितने भी नौजवान थे, 80 एडल्ट मतलब जो 18 ईयर से एबव हो, ठीक है, तो जितने भी एडल्ट थे, ठीक है, उन्हें उन लोगों ने अलाउ नहीं किया था कि सारे 18 साल से ऊपर के लोग वोट करेंगे। ठीक है, नॉर कुड वोट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट करेंगे, एज यू रीड इन द चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटरल डाउट इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इन इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि जब कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल मतलब ये जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया के ऊपर, एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, और जिसमें अलग अलग लोग पार्टिसिपेट किए थे। अलग अलग रोल लोगों का मतलब क्या है, इंडिया में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रह रहे थे ना, तो उनको बोल रहे हैं कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग शामिल हुए थे, एंड और उन लोगों ने क्या किया था, स्ट्रगल किया था, मेहनत करी थी इस फ्रीडम के खिलाफ। ठीक है, फ्रीडम के साथ करी थी। ठीक है, ताकि इनके ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ करी थी। ठीक है, लिटल डाउट इन द माइंड ऑफ नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और उनके मन में एक डाउट सा आ रहा था कि अगर पूरी इंडिया आज़ाद भी हो गई, ठीक है, तो सारे लोग क्या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉलोनी को ना, जैसे रुको, उन्होंने कोई पॉलिसी निकाली कि वो स्कूलों में मिड डे मील बनवाएंगे। ठीक है, मिड डे मील लाएंगे। अब वो लोग हर एक पर्सन, दुनिया में कितने लोग हैं, कम से कम 13.2 करोड़ लोग होंगे। ठीक है, आज के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन लोगों से पूछें कि क्या हमें मिड डे मील बनवाना चाहिए। क्या ये बहुत इजी टास्क होएगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर एक पर्सन से वो लोग जा जाकर अप्रूवल लें, उनसे पूछे कि आप क्या ये चाहते हैं, नहीं चाहते, चाहते हैं, नहीं चाहते। हर किसी से ये पूछवाना कि आप चाहते हैं, नहीं चाहते, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये जो बात थी टेंशन वाली, ठीक है, ये नेशनलिस्ट हमारे जो लीडर्स थे, उन पर, उनके माइंड में ये अभी भी चल रही थी, इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन।
हमारा जो इंडिया है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंस था, ठीक है, आज़ादी हमारे पास आ रही थी, वी वर गोइंग टू सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। हम लोग ये सोचने लग गए थे कि हमारी जो फ्री कंट्री होएगी, ठीक है, जिस पर किसी का रूल नहीं होएगा, वो कैसी होएगी। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू वॉट इट फील लाइक, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट वो करेगी जो वो चाहती है, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो करेगी जो कि हम लोग चाहते हैं, ठीक है। So, the dreams and the aspiration of freedom struggles were made concerned in the Constitution of Independence, ठीक है। ये जो ड्रीम्स थे हमारे हमारे जो सपने थे और एस्पिरेशंस थी, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सर्न मतलब एक सोचने वाली चीज़ बन गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया टू ले डाउन द पार्टिसिपेंट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, ठीक है। जिससे क्या बनाई गई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस बनाई गई, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का मीनिंग मे भी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। वो लोग जो कि 18 ईयर से एबव हो, ठीक है, या फिर 18 ईयर के हों, ठीक है, उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है राइट टू वोट, ठीक है। सो 18 ईयर से एबव लोगों को क्या कहते हैं हम लोग, एडल्ट्स कहते हैं, पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया कि हमारी कंट्री को ये जो पार्लियामेंट था, ठीक है, उसकी क्यों ज़रूरत थी, ठीक है। हमने ब्रीफली पढ़ा है उसे, तो हमें बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया था कि हमारी कंट्री को पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत थी। अब सीधा सीधा नीचे जाते हैं। द टेक ऑफ द पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इन द आइडिया ऑफ कंसर्न। डेमोक्रेसी को लाना ये बहुत बड़ी सोचने की वाली बात बन गई थी, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब आपको पता होगा लोगों द्वारा चुनी गई थी सरकार, ठीक है। तो हम अपनी गवर्नमेंट को चुने, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात बन गई थी। फॉर एग्जांपल द डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है, कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे अपनी एक एक गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये एक लोगों का डिसीजन होएगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शंस, और वो क्या क्या काम करेगी ये भी उन्हीं का डिसीजन होएगा। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दैट द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो बेसिक थिंग थी, ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या थी, जो लोग हैं उसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अगर बनेगी भी तो उसे सब कुछ क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ वो करेगी वो उसे लोगों के लिए ही करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन, ठीक है। और अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन बनाती है, इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गई, अगर वो इनमें से कुछ भी बनाती है तो उसे सिटीजन का अप्रूवल लेना चाहिए। अब मैंने ये जो वर्ड बोले हैं तीन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप उधर जाकर वीडियो में देख सकते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, होंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे देंगे, मतलब जैसे अगर हमें बोला गया कि अपनी गवर्नमेंट को चुनो, अब हम लोग कैसे बताएंगे कि हमें ये वाली गवर्नमेंट अच्छी लगती है, ये वाली गवर्नमेंट अच्छी लगती है, या फिर मैं खुद ही गवर्नमेंट बनना चाहता हूँ। वन वे ऑफ डूइंग सो, एक तरीका है ये करने का, एज यू रीड इज थ्रू द इलेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये किसके थ्रू होता है, इलेक्शन के थ्रू, मोस्ट इजी। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप ऑफ अमंग्स द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप लोग एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव, देन उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर्म होती है। द पार्लियामेंट इज in which made of all representative together control the guides of government. In this sense people through this chosen representative form the government and also it control it। एक पार्लियामेंट जो कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होती है उनसे बनी होती है, कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, जो कि जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और उससे बताती है क्या सही है क्या गलत है। कौन बताती है, ये पार्लियामेंट, ठीक है। ये वर्ड बहुत ध्यान से समझना, ये क्या क्या काम करती है, ये उसे कंट्रोल करती है, उसे गाइड करती है क्या क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन दिस सेंस पीपल, और इस सेंस में जो पीपल होते हैं, दे आर क्लोजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट, जिससे वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो हम लोग नीचे चले जाते हैं सीधा। अब
The above ideas of representative have one important themes in the class 7th and 6th social science book. You are familiar with how representatives are chosen in different level of government. Let's just recall idea doing following exercise. ठीक है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ऊपर थोड़ी बहुत तो आपको मुश्किल आई होगी समझने में कि ये क्या क्या चीज़ें थी, बट कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ये जो नीचे दे रखा है ना इतना बड़ा पैराग्राफ, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये जो 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है वो कैसे चूज़ करी जाती है। एक बार इधर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो वर्ड है 3 लेवल्स, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, उसे हमने 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उन्हें भी पढ़ते हैं हम लोग कौन कौन से लेवल हैं। सबसे फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो सकती, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये फर्स्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है। सेकंड की कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो फोर्थ लेवल की कौन सी गवर्नमेंट होती है हमारी, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल गया हमारी 3 लेवल की गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सबसे पहले कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि इनकी जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया की एक बार पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही रफली, ठीक है। ये जैसे ये हो गई इंडिया, ठीक है, सॉरी बट मैं आपको इसी के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा इंडिया, ठीक है। ये जो इंडिया है इसे हमने कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब एक ना हमने अपनी कंट्री को पूरी ना डिवीज़न कर रखी है अपनी कंट्री में, ताकि हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए उन्हें कैसे चुने। तो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें कैसे चुना जाएगा, पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं इंडिया को ऐसे, ठीक है। मे बी ये थोड़ी कम होएंगी बट स्टिल यू हैव टू सीन दिस, ठीक है। ये इंडिया है और ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये कितनी है, 543, ठीक है। अब ये जो इतने नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है, इनमें से हर एक पार्टी का एक एक मेंबर खड़ा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिल्ली को बना लेते हैं, ठीक है। दिल्ली कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। इसमें कम से कम 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है। और अब इसमें जितने लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में से लोग चुनेंगे अपने एक पार्टिसिपेंट को, ठीक है। मतलब हर एक पार्टी खड़ी होती है एक जगह पर, ठीक है, और लोगों को चुनना होता है हमें ये पसंद है ये, ठीक है। अगर उन्होंने चुन ली आम आदमी पार्टी को चुन लिया, ठीक है, तो ऐसे पता चलता है। और जब हम लोगों का इलेक्शन आता है, ठीक है, तब उसमें क्या बताते हैं, जैसे बीजेपी ने कितनी जीती हैं, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी ने जितनी जीती हैं 51, ठीक है। और आम आदमी एम पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 5। ऐसे पता चलता है कि किसने, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा नंबर की सीटें होती हैं उसे क्या बनाया जाता है, हमारी गवर्नमेंट बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ये तो बेसिकली था कि हमारी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट क्या होती है वही बताया गया था, बट हम लोग एक बार इस जो पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पर इसे भी एक बार हम लोग समझेंगे, ठीक है। use the term constituencies and representatives to explain how MLAs and how the persons get elected. यूज़ करो टर्म कॉन्स्टिट्यूंसीज और रिप्रेजेंटेटिव को कि बताएं कि कैसे MLAs होते हैं वो चुने जाते हैं। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम लोग इसे स्क्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको और अगर ये समझना हो और ब्रीफली समझना हो कि हमारी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कैसे चुनी जाती है, तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, ठीक है। मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी बना कर ले आऊँगा जिसमें मैं आपको एकदम क्लियर कर रख दूंगा कि कैसे हमारी जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है और जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो चुनी जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारी वीडियो का होती है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पार्लियामेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलना, ठीक है। मैं आपको उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा या फिर आपकी को फुल सपोर्ट कर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और साइड में बेल आइकॉन भी दबा देना जिससे आप मेरी जो जल्दी से जो नोटिफिकेशन आएंगी वीडियोस की वो कभी भी मिस ना कर पाएँ। ओके, थैंक यू।